नमस्कार दोस्तों, मैं स्तानिस्लावस्की की किताब चरित्र की रचना प्रक्रिया, जो कि बिल्डिंग ए कैरेक्टर के नाम से भी जानी जाती है, उसे आपको विभिन्न भागों में सुनाने वाला हूँ। आज के इस भाग में हम इस कोर्स की आउटलाइन पढ़ेंगे और इस किताब की भूमिका भी पढ़ेंगे। तो इसका अनुक्रम है भौतिकी चरित्र चित्रण की ओर, यह पहला भाग है। दूसरा भाग है अभिनेताओं द्वारा वस्त्र धारण। तीसरा भाग है चरित्र के विभिन्न रूपायन। चौथा भाग है शारीरिक अभिव्यंजना। पांचवा भाग है गति की नमनीयता। छठा भाग है आत्मसंयम और अनुशासन। सातवां भाग है वाचन और गायन। आठवां भाग है सस्वर वाचन और विराम। नौवां भाग है स्वराघात शब्दार्थ की प्रतिष्ठा। 10वां भाग है चरित्र रचना में परिदृश्य की भूमिका। 11वां भाग है नाटकीय गतिविधि में ताल और लय। 12वां भाग है वाचन की ताल और लय। 13वां भाग है रंगमंच का सम्मोहन। 14वां भाग है रंगमंच की आचार संहिता की ओर। 15वां भाग है उपलब्धि के विभिन्न रूप। 16वां भाग है अभिनय कुछ निष्कर्ष। अब हम इसका प्राकथन पढ़ते हैं। स्तानिस्लावस्की की दूसरी पुस्तक जो आप आरंभ करने जा रहे हैं, उसका नाम है अंग्रेजी में मात्र बिल्डिंग ए कैरेक्टर, चरित्र की रचना प्रक्रिया। लेकिन रूसी भाषा में संस्करण में उसका नाम बहुत लंबा है। एन एक्टर्स वर्क ऑन हिमसेल्फ इन द क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ फिजिकल कैरेक्टराइजेशन। इसी प्रकार उनके तीसरे ग्रंथ को भी अंग्रेजी में तो मात्र क्रिएटिंग ए रोल, भूमिका की संरचना कहा गया है, लेकिन रूसी संस्करण में उसे एन एक्टर्स वर्क ऑन ए रोल, एक अभिनेता का भूमिका पर कार्य की संज्ञा दी गई है। स्तानिस्लावस्की ने इस प्रकार अभिनय के अध्ययन के सारे व्यापार को एक अभिनेता के आत्मनिर्माण का ही प्रयास माना है। अपनी पहली पुस्तक एन एक्टर प्रिपेयर्स, अभिनेता की तैयारी का समापन करते हुए उन्होंने लिखा था, रचनाशीलता की हमारी पद्धति में एक नए व्यक्ति के जन्म की अवधारणा है। वो है व्यक्ति का भूमिका में अवतरण। ये वस्तुतः एक मानवीय चेतना के जन्म से मिलता जुलता नैसर्गिक व्यापार है। अगर आप हर उस प्रक्रिया का अनुसरण करें जो भूमिका को जीते समय अभिनेता की अंतरात्मा में घटित होती है, तो आप ये स्वीकार करेंगे कि मेरी ये तुलना बिल्कुल ठीक है। रंगमंच पर खड़ा किया गया हर नाटकीय और कलात्मक बिंब विलक्षण होता है, उसे दोहराया नहीं जा सकता। ठीक जैसे प्रकृति में आवृत्ति नहीं होती, वहाँ उससे मिलती जुलती एक भ्रूणावस्था होती है, ठीक मनुष्य के जीवन जैसी स्थिति। इस रचनात्मक प्रक्रिया में पिता नाटक का लेखक होता है, अभिनेता और भूमिका को संगर्भित किए हुए माँ होती है, और जन्म देने वाला भूमिका रूपी बच्चा होता है। इस सारे व्यापार में निर्देशक सहायक होता है। वो एक प्रकार से संबंध विधायक का कार्य करता है। स्तानिस्लावस्की ने गर्भाधान की यह प्रक्रिया मानव मन में चेतन से अचेतन की ओर अग्रसर मानी है। इसके बाद गर्भस्थ शिशु के संपोषण की प्रक्रियाएं आरंभ होती हैं। अपनी दूसरी पुस्तक बिल्डिंग ए कैरेक्टर में उन्होंने इन्हीं प्रक्रियाओं की विवेचना की है। उनके जीवनीकार एवं समीक्षक जॉन बेनेदेत्ती ने लिखा है कि इस पुस्तक में स्तानिस्लावस्की ने सन 1914 से लेकर सन 1920 तक का भौतिक चेष्टाओं और संवादों
कि वाचन के संदर्भ में किया गया कार्य समाहित है। उन्होंने ये भी लिखा है कि अपनी इस पुस्तक को अंतिम रूप देने से पहले ही उनका निधन हो गया था। उनकी जो पांडुलिपि प्राप्त हुई है उसमें हाशिए पर अनेक प्रकार की टिप्पणियां हैं, यथा ये पुनरावृत्ति है, जटिल और अस्पष्ट सरल करें, सहज बनाएं आदि। सन 1935 में अपनी पहली पुस्तक को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विभिन्न अध्यायों को सानुक्रम और सुव्यवस्थित कर दिया। फिर भी इस ग्रंथ में अंग्रेजी और रूसी संस्करणों के अनेक स्थलों पर अंतर देखने को मिलता है। सन 1937 में श्रीमती हैप्गोड मॉस्को गई थी। स्तानिस्लावस्की ने उनके वायदा किया था कि वे अपनी पूरी दूसरी पुस्तक की पांडुलिपि उन्हें जल्द ही दे देंगे। सन 1938 में स्तानिस्लावस्की का निधन हो गया और फिर दूसरा महायुद्ध शुरू हो गया। युद्ध की समाप्ति के चौथे दशक के अंत में ही श्रीमती हैप्गोड को पांडुलिपि मिल पाई। वे सन 1949 में इसे प्रकाशित करना चाहती थीं, लेकिन तभी स्तानिस्लावस्की के पुत्र ईगर ने उन्हें कुछ नई सामग्री मिली। उसे समाहित करने के बाद ही सन 1950 में इस ग्रंथ का प्रकाशन संभव हो पाया। सन 1918 में जब विशेष आमंत्रण पर स्तानिस्लावस्की मॉस्को के ओपेरा स्टूडियो में प्रशिक्षणार्थियों के साथ कार्य कर रहे थे तो उन्हें लगा कि उनके वाचिक, आंगिक और मनोवैज्ञानिक प्रदर्शनों में कोई सामंजस्य नहीं है। उन्होंने इसे लक्षित करके लिखा है, रंगमंच का कार्य व्यापार वाचन की भांति ही संगीतात्मक होना चाहिए। रंगमंचीय गतिविधि को एक सतत प्रवाहमान रेखा के रूप में तार वाद्य यंत्रों के समान अग्रसर होना चाहिए। नाटकीय कार्य में गति और लय संगीत के प्रवाह से मिलती जुलती होनी चाहिए। क्या कारण है कि संगीत रूपकों के गायकों में इस साधारण से सत्य को ग्रहण नहीं किया है? उनमें अधिक से अधिकांश एक लय और एक विशेष गति में गाते हैं, दूसरे में चलते हैं, तीसरे में अपने हाथों को चलाते हैं और चौथी लय में अपनी भावनाओं को जीते हैं। क्या इस असंतुलन के रहते उस सामंजस्य की सृष्टि हो सकती है जिसके बिना न हो तो संगीत रचना संभव है और न उसकी आधारभूत व्यवस्था? संगीत गायन शब्दों के उच्चारण और कार्य व्यापार में सामंजस्य लाने के लिए मात्र बाहरी भौतिक लय की ही जरूरत नहीं होती, वरन एक भीतरी आध्यात्मिक लय भी आवश्यक होती है। उसका अनुभव ध्वनियों, शब्दों, क्रियाओं, आंगिक चेष्टाओं, गतिविधियों और पूरी प्रस्तुति में अनुकूल होना चाहिए। ये लिखने के बाद उन्होंने संगीत रूपक के प्रशिक्षणार्थियों के साथ कार्य करते हुए यथासंभव इसी दिशा में प्रयास किया था। सन 1920 में जब वे वायरन के कैन पर काम कर रहे थे तो उन्हें वैसे ही अव्यवस्था देखने को मिली। इस संबंध में सोच विचार करते हुए उन्होंने लिखा, 3 आयामों पर आधारित प्रस्तुति में मेरे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि मैं अभिनेताओं की गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करूं। उसी से मुझे ये स्पष्ट होता है कि हमें सही गति और सही लय के लिए केवल अच्छी वाणी की ही अपेक्षा नहीं होती, वरन लय के साथ गतिविधियों का तालमेल भी जरूरी होता है। ये बात इस ओर भी संकेत करती है कि कुछ विशेष नियम हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस जानकारी से वे अनुसंधानों की एक नई श्रृंखला की ओर अग्रसर हुए। उनका यही चिंतन, मनन और अनुसंधान पुस्तक प्रस्तुत में समाहित है। स्तानिस्लावस्की चरित्र की रचना प्रक्रिया को उसके भौतिक रूपायन के व्यापार से आरंभ करते हैं। इस संबंध में उन्होंने एक संपूर्ण विधान खड़ा किया है। उनकी निश्चित मान्यता है कि नाट्य भाषा संगीतात्मक होनी चाहिए। ये संगीतात्मकता चरित्र और उसके हर व्यवहार के साथ बदलती रहनी चाहिए।
एक ही व्यक्ति जब अलग अलग परिस्थितियों में बोलता है तो उसके वाचन का स्वरूप निश्चित रूप से बदल जाना चाहिए। वाचन के संगीतात्मक प्रवाह के साथ रंगमंच की सभी गतिविधियां लयात्मक हो जानी चाहिए, तभी कोई अभिनेता रंगमंच पर अपने चरित्र को भली प्रकार प्रदर्शित कर सकेगा। सफल प्रदर्शन के लिए यह भी आवश्यक है कि अभिनेता अपनी वाणी और आंगिक चेष्टाओं का पूर्ण नियंत्रण और अधिकार करे। वाचन में अभिव्यक्त भावों और विचारों तथा आंगिक चेष्टाओं में समुचित सामंजस्य तभी संभव हो पाएगा। रंगमंच पर की गई प्रस्तुति तभी प्रभावपूर्ण हो सकेगी। स्थानिस्लावस्की का विश्वास है कि इसी सुव्यवस्थित प्रयास से रंगमंच पर बाहरी और आंतरिक गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है तथा रंगमंच के सभी व्यापारों को मनोरम बनाया जा सकता है। चरित्र की रचना में उन्होंने इसी प्रक्रिया का वैज्ञानिक और प्रभावपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया। स्थानिस्लावस्की की इस दूसरी पुस्तक के प्रकाशन में, जिसे मैं स्वच्छंद अनुलेखन मानता हूँ, प्रोफेसर राम गोपाल बजाज ने विशेष रुचि ली है। मैं मन से उनका आभारी हूँ। इस प्रस्तुत पुस्तक की मुद्रित प्रति तैयार करने में लब्ध प्रतिष्ठित नाट्य समीक्षक महेश आनंद तथा कवि अनुवादक सुरेश धिंगड़ा ने विशेष परिश्रम किया है। इनके सहयोग के बिना शायद इस पुस्तक का प्रकाशन संभव न हो पाता। इन दोनों ही को पूरे मन से मेरी शुभकामनाएं। प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर ने इसके प्रकाशन में विशेष रुचि ली है। मैं सबके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। सर्वेश चंद्र शर्मा ने इस पुस्तक के लेखन में मेरे दाहिने हाथ की भूमिका निभाई है। उन्हें शुभाशीष। विश्वनाथ मिश्र। महान कला क्या अभिनय की किसी प्रणाली को सीखने मात्र से अथवा बाहरी तकनीकी के प्रयोग से प्राप्त की जा सकती है? स्पष्ट उत्तर है नहीं। ये तो सच्ची रचनाशीलता है और वो रंगमंचीय भावनाओं से नहीं वरन भीतर के मानवीय चेतना से आती है। अभिनेताओं को इसी लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए।